हेलो जी, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बैकग्राउंड साउंड तो नहीं आ रही है? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। नो, ऑल क्लियर, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना, विंडो क्लोज कर दूंगी। कैसे हैं सभी? कैसी चल रही तैयारियां? कोई सवाल है किसी को पिछली क्लासेस से, या किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज हम यूनिट 10 पढ़ने वाले हैं, 10 इकाई 10, आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं आपको पता ही हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ। किसी का कोई सवाल है तो बता सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। कविता हो गई पूरी? कविता लगभग पूरी हो गई है, लगभग। कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाने हैं, वो मैं आपको करवा दूंगी, मतलब या कल तक या कभी बीच में। मैंने एक्चुअली नोट्स बनाए हैं, मेरे जो अपने पर्सनल नोट्स हैं उसमें मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं, लेकिन मैं कैसे आपको करवाऊं वो थोड़ा सोच रही हूँ। आपके काम के हैं वो, तो अलग अलग जैसे बुक्स से, अलग अलग जगहों से वो लिए हैं, जैसे नगेंद्र वाली बुक से, तिवारी वाली बुक से, इस तरह से मेरे पास नोट्स हैं, तो जो मैंने खुद के लिए बनाए थे। तो मैंने सोचा कि आपको देती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कभी क्लास में ही या तो आपको लिखवाना पड़ेगा या फिर ऐसे लिख लिख के आपको देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी में लिखा है, राइटिंग आपको बता हो सकता है समझ ना आए, अदरवाइज मैं फोटो ही दे देती आपको। तो देखते हैं, थोड़ा सा कर लेंगे उसको क्लास में ही कंप्लीट। अभी फिलहाल हम इकाई 10 देखते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब कवर करने को रह गया है, कुछ कुछ चीजें जो आपकी 5वीं यूनिट है उससे, है ना। तो उसको हम कर लेंगे साथ में, जैसे जैसे हो पाएगा, या फिर रिवीजन के टाइम में वो सारे शॉर्ट नोट्स मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि याद तो करवाना ही है आपको, है ना। तो याद भी करवाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ, कितने लोग आ गए हैं क्लास में? सिर्फ 8 बच्चे अभी तक क्लास में हैं। पहले तो मैं देखूं कौन कौन है, आपकी अटेंडेंस ली जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल अंशिका, अंजलि, अंकिता, कुशवाहा, ममता, सत्यप्रकाश, नेहा, नंदू, श्वेता। अभी काफी बच्चे क्लास में नहीं आए हैं अभी तक, है ना। फोटो रखने में भी बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। पीपीटी फोटो से बनाना थोड़ा थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर पीडीएफ अलाउ नहीं है। पीडीएफ अलाउ होता तो मैं पता नहीं कितना कंटेंट आपको पढ़ा देती। पीडीएफ बनाने में दिक्कत होती है, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको लिख के देना पड़ेगा, वो ऐसे ही क्लास में कर लेंगे, है ना। आपकी भी मीटिंग थी? हाँ, क्यों, आपको किसने कहा? आपको किसने कहा मीटिंग के लिए?
अभी मीटिंग चल ही रही थी, बस छोड़कर रख के आई हूँ क्योंकि क्लास थी मेरी। मैं कुछ सवाल पूछने वाली हूँ आपको, आपको जवाब देना है। मुझे एक्चुअली देखना है कि आप कितना क्लास में रहते हैं और कितना गप्पों में रहते हैं। ठीक है? सब पता चल जाता है। अंतर्यामी बाबा, हमें भी राज बताइए थोड़ा। जल्दी से इसका आंसर बताओ। ऑप्शन दो या विदाउट ऑप्शन बता दोगे? जल्दी। दे ही देती हूँ, थोड़ा तरस खा लेती हूँ आपके ऊपर, है ना? हाँ, मुझे पता था ऑप्शन तो मांगेंगे आप। कम ऑन फास्ट। मंजू मैम ने बताया था। मंजू मैम की क्लास चल रही थी क्या? हम्म। सभी का जवाब मुझे चाहिए जल्दी से। जल्दी 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 जल्दी। 3:30 से 5 तक। ओके। लंबी क्लासेस चलती हैं आपकी फर्स्ट पेपर की भी? अच्छा है। देखो, हम जल्दी से सिलेबस खत्म करके, पता है आपको कहाँ जाने वाले हैं? रिवीजन पे। और आपको सारी चीजें याद भी करवानी है, तो थोड़ा सा बर्डन है, थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा है वैसे तो, है ना? चीजें याद करवाना, क्योंकि खुद से तो आप करते नहीं हैं, तो कुछ सोचना पड़ेगा आपका। गला खराब है सुबह से, सुबह सुबह जब क्लास में बैठी थी तो ठंड लग गई, और ठंड के कारण थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। अच्छा, उनका 15 तक करना है, हमें 30 अक्टूबर तक करना है सिलेबस कवर, मतलब जो फिलर फॉर्म की गाइडलाइंस हैं, 30 अक्टूबर तक कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि 1 नवंबर से पूरा जो आपका स्केड्यूल है वो बन चुका है। 1 नवंबर से आपकी जो आपकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ऐप के ऊपर भी और यूट्यूब, 3 दिन ऐप और 3 दिन यूट्यूब, ऐसे करके आपकी क्लासेस चलने वाली हैं अब 1 नवंबर से। तो ये रिवीजन क्लासेस होंगी सारी, तब तक के लिए सारा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। गुड इवनिंग अंकिता, इतना लेट क्यों? अच्छा, इसका आंसर किस किस ने सही दिया है, पहले मैं ये देखूं। अंशिका ने गलत जवाब दिया है, ममता का सही है, अंकिता का सही है, अंजलि का सही है, नंदू का सही है। ओके। और किसने जवाब दिया है? वहाँ 3 टीचर्स हैं, हाँ सही बात है, फिर भी सर बोलते हैं, हम तो मतलब फर्स्ट पेपर का देखो हम कैसे खींचते हैं सिलेबस, आप कर नहीं पाते हो। तो
मैंने भी सर को यही बोला था कि आप तो 3 टीचर्स हैं, तो हमें मुश्किल होता है। मतलब सर का कहने का मतलब ये है कि जल्दी से सिलेबस कवर करवा के बच्चों को रिवीजन करवाना है। तो रिवीजन भी करवाना हमारी ज़िम्मेदारी है ना? तो इस वजह से सर का ऐसा कहना था। तो उनका ये है कि वो 3 टीचर्स हैं तो उनकी यूनिट्स बँटी हुई हैं। ओके, तो गलत जवाब जिसने दिया है, वो देख ले अपना कितने पानी में हैं आप। ओके, अगला क्वेश्चन पूछूँ? पूछूँ या नहीं? वो कैसे? क्या हो गया? चोट लग गई क्या? इसके लिए तो ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी कविता की पंक्तियाँ हैं ये? जल्दबाजी में गलत हो गया। जल्दबाजी एग्ज़ाम में नहीं दिखानी है, ठीक है? जल्दबाजी एग्ज़ाम में नहीं दिखानी है बिल्कुल भी। तो जितनी गलतियाँ करनी है यहीं पे कर लो। ओके? हुँ, असाध्य वीणा। ओके, चलो। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम 2 कहानियाँ पढ़ेंगे, ठीक है? 2 कहानियाँ पढ़ लेंगे ना? टाइम देखती हूँ मैं पहले, 6:15 हुए हैं। तो 45 मिनट है हमारे पास। आज 7 बजे किसकी क्लास है? प्रियंका मैम की है क्लास? वीणा, वीणा, वीणा। ओके, 7 बजे क्लास है। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर जल्दी से, है ना? इकाई 10 में आपको पता है, ओके क्लास है, ठीक है। जल्दी से हम खत्म करेंगे अपने टाइम में, है ना? आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गतिविधियां, ये आपकी इकाई 10वीं इकाई का नाम है। हाँ, एक बात और बतानी थी आपको, नोट्स मिल गए हैं, मैंने आपको नोट्स सारे दे दिए हैं। कविता की तीनों 3 पार्ट थे। 3 पार्ट्स में आपको मैंने ये पूरी पीडीएफ कविता वाली दे दी है, ठीक है? और मैंने इकाई 10 वाले पूरे नोट्स जो अभी पढ़ा रही हूँ, ये मैंने पहले ही अपलोड कर दिए। पता चल गया ना आपको? ये वाली जो अभी पढ़ा रही हूँ, अभी पढ़ाया भी नहीं है, मैंने अपलोड पहले ही कर दिया है ये। तो पूरे नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। ठीक है? नंदू है क्लास में? नहीं है ना? नंदू नहीं, सॉरी, विनोद। नंदू तो है। नहीं है। व्हाट नहीं है? नहीं क्या? हाँ, राम वृक्ष बेनीपुरी को देखते हैं। इनका रेखा चित्र है माटी की मूर्तें, जो आपको पढ़ना पड़ता है। आपको पता ही है, आपके सिलेबस में है ये। रचनाकार है राम वृक्ष बेनीपुरी। जन्म 1902 ईस्वी, बेनीपुर मुजफ्फर बिहार में। निधन इनका 1968 में। तो जन्म इनका 1902 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। माटी की मूर्ति 1941 से 1945 के बीच में लिखे गए संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का संग्रह है। माटी की मूर्ति रेखा चित्रों का संग्रह है, ठीक है? चेक नहीं किया? ओके, चेक कर लेना, बता देना मुझे। इन सभी संस्मरणात्मक रेखा चित्रों को बेनीपुरी जी ने स्वयं शब्द चित्र कहा है। एक एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हर एक चीज इंपॉर्टेंट ही रखी है, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, हर चीज को नोट करना है। तो लिख लेना इसको अपने पास, नोट्स बना लेना। और पीडीएफ मैंने पहले दे दी है, तो बिल्कुल भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप जा करके पीडीएफ से नोट्स बना सकते हैं। क्लास से बनाने हैं तो साथ साथ में बना सकते हैं। रिवीजन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है? गुड इवनिंग, लेट हो गए। ओके, कोई बात नहीं, अभी हमने स्टार्ट ही किया है।
लेकिन जल्दी आने की कोशिश किया करें क्लास में, क्योंकि इसमें आपका ही लॉस है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, है ना? मैं अभी और जल्दी क्लास शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ। यूनिट 8 भेजा था, कहाँ भेजा यूनिट 8? कहाँ भेजा? मानव को अपनी मिट्टी के प्रति जो आसक्ति रहती है, उसका उत्कृष्ट और बेजोड़ नमूना माटी की मूर्तें हैं। माटी की मूर्ति में लिखित सभी रेखा चित्र बेनीपुरी जी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखे थे। तो ये कहाँ, कब लिखे, कहाँ लिखे, ध्यान रखेंगे। इन रेखा चित्रों को बेनीपुरी जी ने अपने जीवन में उन चुनिंदा लोगों के विषय में लिखा है जो उनके अत्यंत प्रिय थे। हर व्यक्ति के विषय में बताते हुए वे अपने बचपन के दिन को याद करते हैं। माटी की मूर्ति हिंदी कथा साहित्य को एक सच्ची ग्रामीण दृष्टि प्रदान करते हुए उसे भारतीय संस्कृति के विकासशील तत्वों से जोड़ने का प्रयास करती है। किसको किसको लेनी पड़ेगी क्लास 5:30 से? गुड इवनिंग आरती, वाई आर यू लेट? इसका प्रथम प्रकाशन 1946 में हुआ था। उस समय पुस्तक में 11 रेखा चित्र संकलित थे। इसका दूसरा प्रकाशन 1953 में हुआ था। इसमें निम्नलिखित 12 रेखा चित्र हैं। रजिया रेखा चित्र को दूसरा संस्करण में जोड़ा गया है, ध्यान रखेंगे। माटी की मूर्ति हिंदी कथा साहित्य को एक ग्रामीण दृष्टि प्रदान कर उसे भारतीय संस्कृति के विकासशील तत्वों से जोड़ने का प्रयास करती है। हम लोगों को आपकी क्लास टेलीग्राम पर कालक्रम है, कवि और रचना। जी देख लिया मैंने, शॉर्टकट तरीका आपने जो अपनाया हम देख लिए हैं उसको। मैम आप मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास ले लो। हम्म। मॉर्निंग में आप लोग बोलना शुरू कर देते, मैं क्या करूं, है ना? अच्छा, अंकिता ने जो भेजा है बहुत अच्छा प्रयास है। और मैंने किसके बारे में पूछ रही थी अभी? विनोद, विनोद ने मुझे कल भेजा था, अ, जो मैंने काम दिया था करने को एक्चुअली, है ना? आप सबने होमवर्क तो नहीं किया है मुझे पता है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था महत्वपूर्ण कवियों की जन्म काल आपको कालक्रमानुसार लिखने हैं। ये कहा था मैंने, किस किस ने ये काम किया? जल्दी जल्दी बताओ, किस किस ने ये काम किया है? अभी आप इतने भी छोटे बच्चे नहीं हैं कि मैं आपको एक एक करके पूछूंगी कि आपने काम किया है, अपनी कॉपी चेक करवाओ, है ना? बताओ, ये किया है किसी ने काम? इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। किसी ने ये काम किया है? कल से शुरू करेंगे, ओके। अंजलि का ठीक है, मान लिया। मैंने किया है मैम, अंशिका ने किया है। अभी कोई चीज खुद की जगह पर नहीं, ओके अंजलि ठीक है। आधा हुआ है, अच्छा अंकिता का आधा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, और बाकी जल्दी जल्दी, कितने बच्चे हैं क्लास में? 14 बच्चे हैं क्लास में, सबके आंसर, सबके रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। कंप्लीट नहीं हुआ है अभी? अच्छा, और माटी की मूर्ति हिंदी कथा साहित्य को एक ग्रामीण दृष्टि प्रदान कर उसे भारतीय संस्कृति के विकासशील तत्वों से जोड़ने का प्रयास करती है। शब्द चित्रों के नाम इस प्रकार हैं: रजिया, बलदेव, कल तक हो जाएगा। सरजू भैया, मंगरू, रूप की आजी, देव, बाल गोविंद, भगत, भौजी, परमेसर, बैजू मामा, सुभान खां और बुधिया। इसके आपको पात्र याद रखने हैं सारे के सारे, ठीक है? माटी की मूर्ति की भूमिका में लेखक का कथन: ये मूर्ति ना तो किसी आसमानी देवता की होती है, ना किसी अवतारी देवता की। गांव के ही किसी साधारण व्यक्ति मिट्टी के पुतले ने
असाधारण लौकिक कर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया, देवता में गिने जाने लगा। पहली रचना है रजिया। यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है 1952 में। यह नई धारा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। 1953 में यह माटी की मूर्ति में संकलित हुआ। 1959 में यह पुनः नवनीत पत्रिका में प्रकाशित हुआ। रजिया एक निम्न वर्ग की चूड़ी हारिन की पुत्री है, जो चूड़ी बेचने के व्यवसाय में निपुणता प्राप्त कर लेती है। इस शब्द चित्र में उसकी सादगी और सरलता का चित्रण है। रजिया शब्द चित्र के प्रमुख पात्र रजिया चूड़ी हारिन, ये नायिका है। हसन रजिया का पति है। बेनीपुरी की मौसी, रजिया की पोती, रजिया के 3 पुत्र। दूसरी इसमें रचना है बलदेव सिंह। यह व्यक्ति प्रधान शब्द चित्र है। 1946 में यह मधुकर पत्रिका में प्रकाशित हुआ। 1946 की यह माटी की मूर्ति में संकलित हुआ। 1946 में ही गांव के एक पहलवान व्यक्ति का मार्मिक चित्र है, इसमें अंकित है। और बलदेव सिंह एक पहलवान है, जिंदा दिल, शेर, मर्द, इंसाफ का पक्षधर, दीन दुखियों और पीड़ितों का रक्षक, वचन का पक्का, ताकतवर, बच्चों का सा, निरीह और मानव सेवी है, जो छल पूर्वक मौत के घाट उतार दिया जाता है। कौन है वो? बलदेव सिंह। ठीक है, ये पहलवान है बलदेव सिंह, ध्यान रखेंगे। प्रमुख पात्र बलदेव सिंह, ये प्रधान पात्र हैं। शब्द चित्रकार बेनीपुरी हैं। बेनीपुरी के मामा जी हैं, विधवा पुलिस सुपरिटेंडेंट मौलवी साहब, और बिशनपुर गांव के 2 भाई। मैंने सवाल पूछा था, मुझे सिर्फ 3-4 बच्चों का जवाब आया है बस, है ना। इसका मतलब बाकी बच्चे सीरियस नहीं है क्लास में, यही समझा जाए इसका मीनिंग। जिन्होंने जवाब नहीं दिया है वो क्लास के लिए सीरियस नहीं है, पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं है। बलदेव सिंह प्रधान पात्र हैं। शब्द चित्रकार बेनीपुरी, बेनीपुरी के मामा जी हैं, और विधवा पुलिस सुपरिटेंडेंट मौलवी साहब हैं। बिशनपुर गांव के 2 भाई हैं ये। रचना जो है सरजू भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी रचना रचना काल 1942 है। यह व्यक्ति प्रधान शब्द चित्र है। सरजू भैया बेनीपुरी जी का मुंह बोला बड़ा भाई है। वह जिंदा दिल, मिलनसार, हंसोड़ और मजाकिया था। उसके जीवन का मूल मंत्र मानव सेवा था। सरजू भैया के संदर्भ में लेखक का कथन, उनका चरित्र अनुसरणीय ही नहीं वंदनीय और पूजनीय है। जब जब मैं उन्हें देखता हूं, मेरा ज्ञानी मस्तिष्क अपने आप उनके चरणों में झुक जाता है। तो ये कथन किसका है? ये कथन लेखक का है, यानी कि रामवृक्ष बेनीपुरी का है। किसके लिए? सरजू भैया के लिए। प्रमुख पात्र सरजू भैया बेनीपुरी जी, सरजू भैया के पिता महाजन, बेनीपुरी की मौसी और बेनीपुरी की पत्नी। रचना मंगर। मंगर ये भी संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। मंगर गांव का एक मेहनती हलवाहा है। जो मंगर है वो गांव का मेहनती हलवाहा है। ठीक है, ओके ममता, नो नो प्रॉब्लम। मैं बाकी बच्चों की बात कर रही हूँ, आपने तो जवाब दिया था ना अभी। आप बता रही थी आपको मांस फट गया है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बताया नहीं आपने मुझे। उसके जैसा मेहनती हलवाहा पूरे गांव में नहीं है। वह गरीब है लेकिन स्वभाव से ईमानदार है। प्रमुख पात्र मंगर हलवाहा और बेनीपुरी जी के चाचा जी हैं। रचना 5वीं रचना रूपा की आजी। ठीक है, ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। रचना काल 1944। रूपा की आजी को गांव में लोग डायन समझते हैं। ध्यान रखेंगे कि किसको डायन समझा जाता है। यह अंधविश्वास पूरे गांव में व्याप्त है। मां के निधन के बाद रूपा की आजी उसे पालती है। रूपा के विवाह के बाद उसके सास ससुर का भी निधन हो जाता है। धीरे धीरे पूरे परिवार की मृत्यु हो जाती है। इस कारण सब लोग उसे डायन समझने लगते हैं। एक पोजीशन में रहने से भी मांस फट जाता है? ओह माय गॉड, ये तो मैंने पहली बार सुना। तो आप पोजीशन चेंज नहीं करते क्या? अच्छा, आपकी बॉडी में दिक्कत ज्यादा है। हम्म, ओके। तो आप अपना ध्यान रखो ममता, ठीक है। इसके प्रमुख पात्र है रूपा की आजी, बेनीपुरी जी, रूपा मामी और रवि बाबू। तो उसको आप डॉक्टर को चेक करवा लो, ट्यूब देंगे वो, जिससे मांस सही हो जाएगा, है ना। आरती कविता की पीडीएफ सेंड कर दी है मैंने।
इवन जो पढ़ा रही हूँ वो भी कर दी है। जो अभी पढ़ा रही हूँ 10वीं यूनिट वो भी कर दी है। एक्चुअली आप लोगों को पता नहीं है, ममता जो स्टूडेंट है हमारे पास, वो मतलब अपाहिज है और हाथ पांव काम नहीं करते हैं। इवन वो क्लास लेती हैं, पढ़ाई करती हैं, लेकिन जब वो कमेंट करती हैं तो बोल के करती हैं, क्योंकि हाथ पैर काम काम नहीं करते हैं। ठीक है? तो आपको अ, उनसे सीखना चाहिए कि वो इतना कुछ होने के बाद भी वो पढ़ाई कर रही हैं, है ना? और आपने देखा है कि कोई भी सवाल मैं पूछती हूँ तो उसका जवाब सबसे पहले आता है। तो ये सीखने वाली बात है, और बच्चों के लिए जिनको जो सब कुछ सुरक्षित है, सही सलामत है ना? तो हमें हम सबको, मुझे भी सीखने की ज़रूरत है, आपको भी। ठीक है? तो बाकी अपनी दुआओं में ममता को ज़रूर याद रखा करें कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, है ना? बाकी हिम्मत नहीं हारनी है। अ, आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई है, आप यहाँ तक पहुँचे हो तो बहुत बड़ी बात है। हुँ। हाँ, लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ो, पोज़ीशन चेंज करते रहो रहो अपनी। सारे बच्चों के लिए ये एक मैसेज है कि पोज़ीशन अपनी चेंज करते रहो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप एक ही पोज़ीशन में रहते हो ना, तो उससे दिक्कत हो जाती है। मुझे खुद सर्वाइकल प्रॉब्लम हुई है। हुँ। तो एक पोज़ीशन में कोई भी ना रहे, ठीक है? अगर आप जब भी पढ़ते हैं अपनी पोज़ीशन चेंज करते रहें, थोड़ा उठते रहें और हिलते-डुलते रहें ज़रूर, क्योंकि मैंने भी बहुत बैठ-बैठ के अपनी हेल्थ खराब करी है, और सर्वाइकल भी मुझे ऐसे ही हो गया बैठ-बैठ कर के एक पोज़ीशन में रह-रह के। तो अपना ध्यान रखा करें, है ना? ये चीज़ें कोई बताता नहीं है। जब खुद के साथ हेल्थ के साथ इश्यूज़ हो जाते हैं ना, फिर समझ में आता है कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। तो इसलिए अपना सभी ध्यान रखा करें। जब आप पढ़ते हैं तो एक पोजीशन में आप झुका के गर्दन बैठे हैं, आप मतलब एक ही पोजीशन में किताब पकड़ के बैठे हैं, वैसे मत बैठा करो। ठीक है? हम्म। देव आरंभ में एक साहसी, निर्भीक, सत्यवादी बालक के रूप में चित्रित हुआ है। बाद में यह अपने थाने के क्षेत्र का एक छात्र नेता बन जाता है तथा पुलिस के अत्याचारों का शिकार हो जाता है। इसमें देव के माध्यम से मानवीयता एवं पुलिस के अत्याचारों का चित्रण है। मुख्य पात्र है इसमें देव, तपेश्वर भाई, कुनकुन, दरोगा और इंस्पेक्टर। अगली रचना इसकी सातवीं, बाल गोविंद भगत। ये भी संस्मरणात्मक रेखा चित्र है 1954 में। कथानक है इसका, बाल गोविंद जो भक्त जात के तेली और कबीरपंथी थे, वे कबीर को साहिब कहते थे, कबीर के पद गाते थे, बीमारी से उनका उनका देहांत हो गया। सर्वाइकल पेन के साथ पूरी बॉडी उसी पोजीशन में रह जाती है, कभी कभी बहुत पेन होता है। हाँ, ये मैं समझ सकती हूँ, सर्वाइकल पेन बहुत डेंजरस होता है। वैसे मुझे इलाज आता है पर अपना नहीं होता, दूसरों का कर सकती हूँ। अभी सीखा मैंने थोड़े दिन पहले। तो अपना अपना नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अपने कंधे और गर्दन में हाथों को पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये है कि दूसरों का कर सकती हूँ। ना जाने वह कौन सी प्रेरणा थी जिसने मेरे ब्राह्मण का गर्वोन्मत्त सर उस तेली के निकट झुका दिया था। जब जब वह सामने आता है, मैं झुककर उसे राम राम किए बिना नहीं रहता। पात्र है इसकी, बाल गोविंद भक्त, बेटा और पतोहू। आठवीं रचना है भौजी। ये लेखक की भाभी है। रचना काल 43। लेखक ने अपनी भौजी यानी कि भाभी के विवाह के बाद से घर आगमन से लेकर उसकी मृत्यु तक की स्मृतियों के गुण दोषों का भी चित्रण किया है ना? भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओएसिस का। वह कमल टूट जाए जो निंदा के लिए, सॉरी, वह कलम टूट जाए जो निंदा के लिए उठती है। ये ध्यान रखेंगे कहाँ का कथन है। पात्र फौजी, फूफाजी, क्या पढ़ रही हूँ मैं आज, फौजी। क्या कह रहे हो, एक मिनट। मैम को कौन सा है, या इनकी इकाई 10, क्या कह रहे हो? भौजी, फूफाजी, देवर, संपादक, मित्र आदि।
रचना है इसकी परमेसर, मतलब सॉरी, नाइन्थ जो रचना है परमेसर। ये इसका रचना काल 1941 है। परमेसर के रूप में एक आवारा, एक फिजूल खर्ची व्यक्ति का चित्रण है। आवारा गर्दी की आग ऐसी जो खुद को जलाती थी किंतु दूसरों को रोशनी एवं गर्मी देती थी। परमेसर अतिसार रोग से ग्रसित था। पात्र परमेसर, परमेश्वर की मंडली, परमेश्वर की पत्नी, चाचा जी, ओझा, श्री राम आदि। 10वीं रचना है बैजू मामा। ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। बैजू मामा इंपॉर्टेंट है। 44 में बैजू मामा एक अजीब चोर था। वह बार बार चोरी के कारण जेल जाता था। वह 30 वर्षों की सजा भुगत चुका था। लेखक से उसकी मुलाकात जेल में ही हुई थी। इसके पात्र कौन कौन है? बैजू मामा, जेलर, जज साहब, मेट और जमादार। 11वीं रचना सुभान खान। ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। रचना काल 1942। सुभान खान राजमिस्त्री यानी कि कारीगर कारीगर थे। वे ईमानदारी, विनम्रता, वात्सल्य आदि गुणों यानी कि मानव उचित गुणों से युक्त थे। ये तो लॉस होता है क्लास में लेट आने का, है ना? यही नहीं पता होता पढ़ा क्या रहे हैं। कल से जल्दी आना है सबने क्लास में। ये सब एक ही रचना, यानी कि जो राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें हैं उसी के अंदर ये सब कुछ है, ठीक है। उसमें अलग अलग तरह के पात्र हैं। उन पात्रों का वर्णन इसमें किया गया है। उनमें हिंदू मुस्लिम एकता की चाहत थी। कथन है, मैं मुसलमान हूं, कभी अल्लाह को नहीं भूला हूं। मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूं, मैं गाय की कुर्बानी ना होने दूंगा, ना होने दूंगा। सुभान खान। अब देखते हैं पात्र इसके। सुभान खान ये नायक है। यजेंद्र, हजरत हुसैन और बेनीपुरी के मामाजी आदि। रचना बुधिया। बुधिया भी इंपॉर्टेंट है। 1943 में 7-8 वर्षीय बकरी चराने वाली बुधिया के प्रारंभिक जीवन से लेकर मातृत्व रूप तक का मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। बचपन की बुधिया चंचल चुलबुली है तो जवानी में हजारों जवानों की दिल की धड़कन। लेखक बुधिया के बारे में कहते हैं, वृंदावन में एक गोपाल और 1000 गोपियां थी। यहाँ एक गोपी और 1000 गोपाल हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से है ये पंक्तियां। ये मैंने कहीं पंक्तियां देखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट है। अधेड़ उम्र में फटे हुए कपड़े, चोली का नाम नहीं, बिखरे बाल, चेहरे पर झुर्रियां, सूखा हुआ चेहरा दिखाई देता है, फिर भी अपने बच्चों पर मातृत्व को लेखक वंदन करते हैं। उसके मातृत्व को, फिर भी अपने बच्चों पर मातृत्व को, मतलब कि जो वो अपने बच्चों के प्रति मातृत्व दिखाती है उस पर लेखक वंदन करते हैं। पात्र है बुधिया, जगदीश, बुधिया का पति, बुधिया के 4 बच्चे। अब हम ना स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है? नहीं तो बोरिंग हो जाएगी क्लास। तो बीच बीच में हम स्टोरीज पढ़ते रहेंगे ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और पढ़ने मजा भी आए और समझ भी आ जाए सब कुछ, है ना? सही रहेगा? कहिए। ये वाली स्टोरी पढ़ते हैं। पिछले बैच में किसी ने पढ़ी थी मेरे साथ ये स्टोरी? हरिशंकर परसाई, भोलाराम का जीव। भोलाराम का जीव कहानी है। हरिशंकर परसाई इसके रचनाकार हैं। 1924 में इनका जन्म हुआ था, हरिशंकर परसाई का, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। तो आपके वहां से ही थे ये। बोरिंग लग रहा था ना? चलो अब इंटरेस्टिंग बना देते हैं। निधन इनका 1995 में हुआ। भोलाराम का जीव कहानी का प्रकाशन वर्ष कब था? 1967। ध्यान रखेंगे। बीए में पढ़ी है। अब तो ये छोटे बच्चों को भी लग गई है ना? भोलाराम का जीव कहानी संग्रह का प्रकाशन 2016 में हुआ था, वाणी प्रकाशन दिल्ली से। 2016 में इसका प्रकाशन हुआ है, ध्यान रखना। बहुत मजेदार है। एमए में था, ओके। यह कहानी भोलाराम का जीव परसाई रचनावली भाग 1 में संकलित है। परसाई रचनावली के 6 खंड है। इसका प्रकाशन नई दिल्ली से हुआ है। यह कहानी सामाजिक, व्यंग्यात्मक और फैंटेसी शैली में रचित है। भोलाराम का जीव उस जनता का प्रतीक है जो भ्रष्ट नौकरशाही, लाल फीताशाही पर कटु व्यंग्य है। सरकारी कर्मचारियों की अमानवीयता, संवेदनहीनता पर भी इस कहानी में प्रहार किया गया है। कहानी के पात्र देखते हैं कौन कौन है। भोलाराम जबलपुर शहर के धामलपुर मोहल्ले का निवासी था।
उम्र इसकी 60 वर्ष थी और रिटायर हुए 5 वर्ष हो गए थे। किसको? भोला राम को रिटायर हुए 5 वर्ष हो गए थे। मृत्यु का 5वां दिन। आगे है अन्य पात्र। चित्रगुप्त, चित्र होगा ये, चित्रगुप्त, धर्मराज, यमदूत, नारद, भोलाराम का परिवार। भोलाराम के परिवार में कौन कौन है? पत्नी है, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, दफ्तर का बाबू, बड़े साहब, चपरासी आदि इसके पात्र हैं। ठीक है। हाँ, ये धरती पर ही रह जाता है और फिर अच्छा जी, तो पढ़ ले, स्टार्ट करें। भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई सरकारी दफ्तरों और दरख्वास्तों में अटकी गरीबी और समाज के एक चेहरे को दिखाती एक जोरदार व्यंग्य कथा। कैसी कथा है? व्यंग्य कथा है, ध्यान रखेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग का नरक के निवास स्थान अलाट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खोज कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहां अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज से पूछा, और वह दूत कहां है? महाराज, वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बड़ा बदहवास वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे, तू कहां रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहां है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर ना जाने कहां गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम की जीव को भी तो किसी विरोधी के मरने के बाद दुर्गति करने के लिए नहीं उड़ा दिया? धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला भोलाराम कैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना? इसी समय कहीं घूमते घूमते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई। नरक में पिछले सालों से बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई
उसकी जीभ को यह दूत यहां ला रहा था कि जीभ इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूख मरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूं। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर में घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और लड़की। उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसे भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन घर बैठे पर पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी मां, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम नहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। मां, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब किसी स्त्री। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उच्चक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है। यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा, माता में चला। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए? इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो नहीं है, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस में के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोले, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भैया बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवें के पास। जब नारद 25-30 बाबू और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं।
बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए, बोले, इसे मंदिर मंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी तो सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रोब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई, यह भी एक मंदिर है, यहां भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं, भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहां वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई, सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशनें मिलती हैं उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकता है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं? जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छिनते देख जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया? समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए, बोले, भोलाराम? तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूं, तुम्हें लेने आया हूं, चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों दरख्वास्तों पर अटका हूं, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो ये रही आपकी कहानी। आई होप समझ आ गई होगी। ठीक है। आ, अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे। समझ आ गई कहानी आपको? यूनिट 5 में से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? अभी तो पूछे थे मैंने 1-2 क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएंगे, कविताओं की कुछ पंक्तियां पूछ सकते हैं। कविताओं के प्रकाशन वर्ष कौन से काव्य संग्रह में संग्रहित है, कौन सी कविता, ठीक है, कौन सी पत्रिका में, मतलब पत्रिका में अगर छपी हो तब, ठीक है। वैसे काव्य संग्रह में कविताएं ज्यादा छपती थी, तो वो ध्यान रखना है आपको। कविताओं की पंक्तियां, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कविताओं का मीनिंग क्लियर है, तो उसमें से कुछ भी आपको उठा करके पूछ ले तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना? पहले ही कर लिया क्या चीज? आपने पहले ही क्या कर लिया भाई? महादेवी वर्मा, ठकुरी बाबा, इनका संस्मरण। रचनाकार है महादेवी वर्मा, इनका जन्म आपको पता ही है 1907 से 87। आरती, अभी आपने पीडीएफ के बारे में पूछा था और मैंने कहा पीडीएफ डाल दी गई है। अब आपको लिख के देना पड़ेगा ना, क्योंकि बोली हुई बात शायद सुनाई नहीं दे रही है। अच्छा, ये यूनिट
अब इसके बारे में भी लिख देती हूँ। क्लियर है? क्लियर है? महादेवी ने अपने रेखाचित्र में अपने संपर्क में आने वाले शोषित व्यक्तियों, दीनहीन नारियों, साहित्यकारों, जीव जंतु आदि का संवेगात्मक चित्रण किया है। महादेवी के रेखाचित्र में अनुभूति की अभिव्यक्ति, चित्र का बिंब विधान और सूक्ति का प्रभाव एक साथ दिखाई देता है। ठकुरी बाबा स्मृति की रेखाएं 1943 में संकलित हैं। तो महादेवी वर्मा का स्मृति की रेखाएं, ये वो है, संग्रह है, उसी में ठकुरी बाबा संकलित है। ठीक है, 7 संस्मरणों में से यह ठकुरी बाबा 5वां संस्मरण है। स्मृति की रेखाएं में संकलित निम्नलिखित संस्मरण है: भक्तिन, चीनी फेरी वाला, पर्वत पुत्र, मुन्नू की माई, ठकुरी बाबा, बिबिया, गुंगिया आदि। ठकुरी बाबा का चरित्र ग्रामीण वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे रसिया, बिरहा इत्यादि गाने, आला, आलाप या नौटंकी आदि में भाग लेने और भांति भांति के स्वांग रचने के कारण उन्हें समाज हेय दृष्टि से देखता है। लेखक का उद्देश्य भारतीय ग्रामीण समाज के सबसे दरिद्र उत्पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति जागृत करना है। इसके प्रमुख तथ्य देखते हैं। ठकुरी बाबा से महादेवी वर्मा की भेंट प्रयाग के कल्पवास के दौरान हुई थी। ठकुरी बाबा भाट वंश में पैदा हुई थी। ठकुरी बाबा की पुत्री का नाम बेला था। शादी के 1.5 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। ठकुरी बाबा सैदपुर गांव के रहने वाले थे और वहां के माघ मेला प्रयाग 33 मील दूर था। ठकुरी बाबा संस्मरण के मुख्य पात्र हैं भक्तिन, ये महादेव वर्मा की परिचारिका, और वृद्धा ठकुराइन, सहुआइन, विधुर, काची, ब्राह्मण और दंपति। अच्छा, किसी का नेट तो नहीं क्लियर है? नेट, किसी का नेट क्लियर है तो आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं। एमपी में आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली हैं। किसी का नेट जेआरएफ क्लियर है हमारी क्लास में बच्चे जिन्होंने नेट और जेआरएफ किया है, तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली है, आप भर सकते हैं। और बहुत ज्यादा टफ सिलेबस नहीं है, सिर्फ एमपी की जीके पूछी जाएगी और इसी के साथ जो आप नेट के लिए पढ़ रहे हैं इसका आधा सिलेबस उसमें है, पूरा नहीं है। आधा सिलेबस है नेट वाला। ठीक है, और इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वाला फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि आपके लिए इजी हो जाएगा, है ना। और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ठीक है, जैसे अदर स्टेट्स के एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग रहती है, और इसमें सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट यही है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसको जो भर सकते हैं, एलिजिबल है इसके लिए, तो इसको भर लेना। तुलसीराम का मुर्दहिया, मुर्दहिया 1910, दूसरा भाग है इसका मणिकर्णिका 2014। ध्यान रखेंगे दोनों इसको, मुर्दहिया और मणिकर्णिका। ठीक है, तुलसीदास की जो आत्मकथा है उसके 2 भाग हैं। तुलसीदास पूर्व में तुलसी राम। हाँ, सिर्फ नेट करके आप कर सकते हैं। सेट के बाद भी भर सकते हैं। अगर आप एमपी से हैं तो सेट के बाद भी भर सकते हैं। सेट मतलब अपनी स्टेट में ही काम करता है, वो ऑल इंडिया लेवल पे नहीं करेगा। जैसे मैं एचपी से हूँ, तो मैं अगर मान लो मेरा सेट क्लियर है तो मैं एमपी का फॉर्म नहीं भर सकती हूँ, मैं एचपी का ही भर सकती हूँ फिर। तो आप अपनी सेट एग्जाम करके आप अपनी स्टेट के लिए एलिजिबल होते हैं, बट आप नेट करके ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम दे सकते हो। मीन्स पूरी जितने भी स्टेट्स हैं हमारे देश में, वहां सबका कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर का निकलता है, तो आप भर सकते हो। और इसके लिए आपको जेआरएफ की जरूरत नहीं होती है। अगर आप नेट भी क्लियर हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। आप तो बल्कि वहीं से ही हो, है ना, एमपी से ही हो। कोई बात नहीं, निकलती रहती हैं वैकेंसीज। वैसे काफी सालों के बाद अभी निकली हैं एमपी में। और
काफी काफी सालों के बाद निकलती, बस यूपी में निकलती रहती हैं, हर साल यूपी में आती हैं और हर साल राजस्थान में आती हैं। बट ये दोनों ही बहुत टफ इनका क्राइटेरिया रहता है। टफ मतलब कि 50 नंबर की तो जीके आती है, अगर आप राजस्थान वाली देखें तो 50 नंबर की जीके तो बहुत ज्यादा हो जाती है ना। अब अपनी स्टेट के बारे में उतने उतनी नॉलेज नहीं होती है, अब दूसरों के स्टेट के बारे में पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं दिल्ली या यूपी से हूँ तो मैं सेट एमपी से दे सकती हूँ एग्जाम या जेके से। हाँ, काफी टाइम बाद आई हैं। अंशिका, मैं आपका सवाल नहीं समझी, आप दिल्ली से हैं या आप यूपी से हैं? अगर आप दिल्ली या यूपी से हैं, मान लो आप दिल्ली से हैं और आपने दिल्ली का सेट क्लियर किया है, दिल्ली की सेट मतलब स्टेट लेवल का एग्जाम है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो, तो आप अपनी स्टेट के लिए एलिजिबल है ना, आप सब चीजों के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ स्टेट के लिए एलिजिबल हैं, सबके लिए नहीं है। ओके, तो अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, तो टाइम हो गया आपका क्लास का, जाइए आप, ये आगे जो कंटिन्यू है मुर्दहिया सोबा वाली क्लास में इसको कर लेंगे। और क्या बता रही थी मैं, काफी टाइम बाद आई, अच्छा ग्वालियर में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं। कोई बात नहीं, आप नेट क्लियर कर लो फिर हो जाएगा, है ना। तो सुबह मिलते हैं, सुबह सभी टाइम से क्लास में आ जाना। थैंक यू सो मच मैम, ओके, मोस्ट वेलकम। ठीक है, अभी आप जाओ अपनी क्लास में, आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है ना। ओके ओके ओके, मोस्ट वेलकम। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सुपर क्लास, थैंक यू वेरी मच। ओके, मोस्ट वेलकम, बाय।